वेलकम स्टूडेंट्स। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का यानी कि चैप्टर 4 एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट पार्ट है, कल तुम लोगों ने देखा, उसको इंट्रोडक्शन में देखा कि क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट, कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करता है मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग कंडक्टर। दोनों बात एक ही है, कंडक्टर के अंदर भी चार्ज मूव ही करता है। तो इस चीज़ का इंट्रोडक्शन हमने देखा, क्या डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का जब करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये सारी बातों की चर्चा हमने कल 40-45 मिनट की वीडियो में हमने किया था। अब आज हम लोग देखने जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंज फोर्स। तो एक्चुअल में क्या है मैग्नेटिक फील्ड में लॉरेंज फोर्स की चर्चा हम कर क्यों रहे हैं। तो इसके पीछे में है कि मूविंग मैंने फोर्स, लॉरेंज फोर्स एक्चुअल क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज की बात हम कर रहे हैं। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें क्या फोर्स लग सकता है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर यदि स्टेशनरी चार्ज होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसके ऊपर, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। लेकिन अब अगर चार्ज इन मोशन है तो चूंकि चार्ज इन मोशन मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, तो अगर आसपास में किसी मैग्नेटिक फील्ड से गुजर रहा है या कोई आसपास से कोई मैग्नेट हो तो भी क्या कर सकता है, उसको इंपैक्ट डाल सकता है। वो क्या हो सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है, उस पर कोई फोर्स लग सकता है। तो फोर्स एक्टिंग, टोटल फोर्स जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दो फोर्सेस हो सकते हैं उसके ऊपर, एक साथ दोनों फोर्स लग सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। हो सकता है कि दोनों फील्ड प्रेजेंट हो, और होता भी है, बहुत जगह पर ऐसा होता भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है ये सब तो हम लोग जानते हैं। इफ देयर इज ए क्यू चार्ज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ v, और ये मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर क्यू चार्ज है, मूव कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा है ना, वो हमारा क्यू ही होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये होगा, है ना, कूलम्ब्स लॉ जो सजेस्ट करता है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ठीक, चलिए इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखें, है ना। ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेट सपोज देयर बी ए चार्ज, है ना, देयर बी ए चार्ज, है ना, चार्ज हो और क्यू मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ v, है ना, मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ v। ठीक है, इन द एक्स वाई प्लेन, v वेलोसिटी से q चार्ज जो है सो एक्स वाई प्लेन में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किसी एक फिक्स डायरेक्शन में रख सकते हैं, कोई फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग रख सकते हैं। वेलोसिटी के तो बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, मूवमेंट ऑफ द चार्ज का बहुत सारा पॉसिबल डायरेक्शन हो सकता है, इस वजह से हम लोगों ने इसको ले लिया। नाउ लेट सपोज कि द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज थीटा, और दोनों के बीच के मूवमेंट का एंगल जो है सो वो थीटा है। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द एक्टिंग लॉरेंज फोर्स, हाउ मच विल बी द एक्टिंग लॉरेंज फोर्स, एंड इन विच डायरेक्शन द लॉरेंज फोर्स विल एक्ट, और किस डायरेक्शन में लॉरेंज फोर्स लगेगा। ये दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखें, मैग्नेटिक फोर्स की चर्चा करें, क्या क्या हो सकता है। एक चार्ज है, मैग्नेटिक फोर्स की चर्चा कर रहे हैं। चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उस पर लगने की फोर्स लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। दूसरी बात होती है उसकी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी जितना ज़्यादा तेज होगा, जितना फास्ट मूव कर रहा होगा उतना ज़्यादा होगा। तीसरी बात होती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, जितना स्ट्रॉन्गर फील्ड के अंदर वो चार्ज मूव कर रहा होगा तो इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस उतना ही ज़्यादा होगा। अब बात को समझिए,
किसी मैग्नेटिक फील्ड के अगर कोई अंदर कोई चार्ज मूव करने लगा तो क्या होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है और एक चार्ज जो मूव करेगा वो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या इंटरेक्शन होगा, और जब इंटरेक्शन होगा तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है वो तो डेविएट नहीं हो, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, या उस पर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, इसका वजह ये है कि वो जो सोर्स है वो काफ़ी बड़ा सोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो बड़ा सोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आप कुछ कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं दीवार से, फोर्स लगा रहे हैं दीवार पर, तो क्या दीवार थोड़ा ही घसक जाएगा, आप वहीं आगे पीछे घसकिएगा, जो कुछ भी होगा दीवार को धकेलने की कोशिश कीजिएगा, दीवार को नहीं धकेल पाइएगा, आप खुद क्या होगा, पीछे की तरफ धकेला जाइएगा। तो ठीक चार्ज इन मोशन उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इंटरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को हटाने की कोशिश करेगा, जिस डायरेक्शन में हटाने करेगा ठीक हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा, ये खुद डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग उस रूल को फॉलो करते हुए, जो कल हम लोगों ने रूल देखा था कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्या होगा उसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर उन सारी बातों को थोड़ा माइन्यूट अगर यदि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये बात हमको देखने को मिलेगा कि जो डिपेंडेंसी होगी इस फोर्स की वो इसके साइन कंपोनेंट पर होगा, वेलोसिटी के साइन कंपोनेंट पर होगा। तो v साइन थीटा मतलब साइन कंपोनेंट पर ये डिपेंड करेगा, है ना। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में जो v cos थीटा होगा, v cos थीटा, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में जो v sin थीटा होगा। तो थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद ये पता चलेगा, उसको हम पूरे एनालिसिस करके आपको दिखाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप उस लेवल तक सोच भी नहीं पाएंगे और हम सोचवाना भी नहीं चाहते, है ना। इतना ही जानिए कि उसके साइन कंपोनेंट पर ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स की जो डिपेंडेंसी होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा, जो डायरेक्शन होगा, जो कुछ भी होगा वो साइन कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट को वो अनअफेक्टेड रह जाएगा, है ना। इतना ही समझिए। तो ऐसे सिचुएशन में एक फैक्टर तो पहले चार्ज हो गया, दूसरा साइन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स हो गया, तीसरा बात जो अभी हम पहले भी बता चुके थे वो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, कितना स्ट्रॉन्गर है वो मैग्नेटिक फील्ड, इस बात पर डिपेंड करेगा। तो अगर इन सारी बातों को हम लोग मिला दें तो क्यू भी बी साइन थीटा होगा। तो डायरेक्शन यहीं से हमको निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, भी बी साइन थीटा, ये बी साइन थीटा दैट इज ए क्रॉस बी, तो भी बी साइन थीटा दैट इज बी क्रॉस बी। इसमें बी क्रॉस बी की बी क्रॉस बी क्यों लिया जाएगा, इसके लिए भी जो है सो थोड़ा सा माइन्यूटली जा करके एनालिसिस करना पड़ना, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करना पड़ता है वहाँ पर, चूँकि वेक्टर का एनालिसिस ही ज्योमेट्रिकल एनालिसिस है। अगर वेक्टर आपने पढ़ा होगा तो ज्योमेट्रिकल एनालिसिस है, तो थोड़ा ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि भी क्रॉस बी होगा, ठीक है। तो भी क्रॉस बी होगा, तो ये बन जाता है एक्टिंग मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज इन मोशन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड में, करेक्ट। और इसका डायरेक्शन को समझने के लिए जरा सा देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर stretch your finger of your left hand in such a way that the thumb, the forefinger and the middle finger are mutually perpendicular, then middle finger indicates the direction of velocity, forefinger indicates the direction of what, field, then the thumb will indicate the direction of Lorentz force, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो उस पर लगेगा उसको क्या करेगा, वो दिखलाएगा, करेक्ट। ऐसे बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड का ऐसा बनाइए, ये v का डायरेक्शन मतलब v वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये b का डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन, लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन। ये देखिए b का डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो लगने वाले लॉरेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। अब जरा सा इसको राइट हैंड स्क्रू रूल को देखिए, v क्रॉस b, देखिए v क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट जो लेते हैं v क्रॉस b, ऐसा ऊपर, इस ऐसे भी कर सकते हैं, v पहले आए b बाद में आए, है ना, v क्रॉस b, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ ये रूल दो तरीका से, इस तरीके से भी डिसाइड कर सकते हैं, इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, डिसाइड करते हैं। राइट हैंड रूल भी होता है, ये v का डायरेक्शन, ये b का डायरेक्शन, तो थंब के ऊपर का डायरेक्शन जो होगा वो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन होगा, ये भी है राइट हैंड पाम रूल।
ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन होगा डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज, डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगर बात करते हैं फोर्स की, टोटल फोर्स एफ की, तो एक तो हो गया क्यू ई प्लस एफ एम कितना हो जाता है, क्यू भी क्रॉस बी। फाइनली अगर पूरी फोर्स एक्टिंग की बात करें लॉरेंट फोर्स की, तो ये ई प्लस भी क्रॉस बी होगा। ठीक है, यही है हमारा लॉरेंट फोर्स, है ना। और जो रूल की बात हमने की वो आप इससे भी डिसाइड कर सकते हैं, इससे भी डिसाइड कर सकते हैं और इससे भी डिसाइड कर सकते हैं। 3 रूल है, ये तरहती वाला, है ना, ये वेलोसिटी, ये फील्ड और ये फोर्स का डायरेक्शन, और ये भी क्रॉस बी ऊपर की तरफ फोर्स। ठीक है, चलिए, तो ये बात हम लोगों ने देखी कि लॉरेंट फोर्स होगा क्या। ये कोई डेरिवेशन तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, तो इसलिए जितना है उतना इसको जितना हम लोग इसको एक्सप्रेशन में देख रहे हैं वही काफ़ी है, कम नहीं है। अब आप एक कुछ बातों को गौर कीजिए कि अगर थीटा आपका 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो एफ की वैल्यू सीधे सीधे क्यू भी बी होगा। एफ में मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा होगा उसमें क्यू भी बी होगा। ये बात हम लोग नोटिस करेंगे, बहुत जगह ऐसा होगा जब 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटर करेगा तब ये स्टेटस हमारा क्या होगा, बनेगा, है ना, ये स्टेटस उसका बनेगा। ओके, तो ये स्टेटस बनेगा। चलिए मैं इसकी चर्चा आगे बढ़ा देता हूं। केस 1, व्हेन ए मूविंग चार्ज enters inside the magnetic field at 90 degree या normal to the normal। ठीक है, तो ऐसे में ये फील्ड हम लोग ले करके चल रहे हैं। ये क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर डाउन, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है ना। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत बड़ा बनाना पड़ता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट को समझने के लिए थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ये सब जो है बड़ा अनिवार्य हो जाता है। ठीक है ना, ये बड़ा जरूरी हो जाता है। तो क्या होगा, हाँ, जब ऐसा इंटर करेगा तो सिचुएशन यहाँ आएगी, है ना। थीटा 90 डिग्री होगा, इसके यहाँ से इसको यहाँ लीजिए फिर से, थीटा 90 डिग्री, साइन थीटा साइन 91, एक्टिंग फोर्स क्यू भी हो जाएगा, है ना, एक्टिंग फोर्स क्यू भी होगा। एक चीज़ गौर कीजिए, गौर करने वाली बात क्या है कि फोर्स परपेंडिकुलर होगा किसके, यहाँ से इधर आइए, है ना, फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसकी, वेलोसिटी की। अब आप हमको ये बताएं कि इफ द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, चूंकि हमेशा होगा, इस कहानी में तो हमेशा होगा, फोर्स विल ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन पर हमेशा ही क्या रहेगा, परपेंडिकुलर बना रहेगा। such force will act like centripetal force। पता नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स कितने लोगों को पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। एंड इट विल प्रोवाइड सर्कुलर पाथ, एंड इट विल प्रोवाइड
सर्कुलर पाथ, और ये सर्कुलर पाथ को प्रोवाइड करेगा। मतलब कि अगर चार्ज इसके अंदर इंटर किया 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर, जैसे ये प्लेन है, ये ऐसे इंटर कर गया, तो ये एक सर्कल में घूमने लगेगा। ये क्या होगा? एक सर्कल में घूमने लगेगा। और अगर ये सर्कल में घूमने लगा तो क्या डायरेक्शन इसकी होगी, जरा देख लीजिए, है ना। क्या इस टाइप इधर फोर्स लग रहा होगा, उधर फोर्स लग रहा होगा। ये मान लीजिए इधर से इंटर किया, इधर से इंटर किया, जो भी हो, है ना। ये फील्ड का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, है ना। फील्ड का डायरेक्शन, वेलोसिटी ऐसे इंटर किया होगा तो इस टाइप में इसमें क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना। तो ये डायरेक्शन इसका, है ना, ये सेंटर हो जाएगा और ये ऐसा मूव कर रहा होगा। चार्ज का मोशन ऐसा हो रहा होगा, है ना। चार्ज का मोशन ऐसा हो रहा होगा और ये एक आर रेडियस के पाथ पर क्या होगा? मूव करने लगेगा। थोड़ा सा इधर को बोर्ड क्लियर कर लिए थे। चलिए, जैसा मैं बात बता रहा था, सर्कुलर पाथ उसको मिलेगा। सर्कुलर पाथ मिलना है क्योंकि फोर्स ऑलवेज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर काम कर रहा हो। अगर सब पहले जान रहे तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए कि अगर यदि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर काम करे तो वो उसको सर्कुलर पाथ क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। और यहाँ ये फोर्स Fm जो है विल एक्ट लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह क्या होगा? काम करेगा। तो जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा तो Fm होना कितना है? QVB। और सेंट्रीपिटल फोर्स होता कितना है? तो mv²/r। तो इसका मतलब ये हो गया कि mv²/r विल बिकम QVB। ठीक, अब हम लोग जरा सा इसको देख लें। स्क्वायर से भी कैंसिल, यानी mv=QBr हो गया। मोमेंटम ये हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द पाथ जो हो जाएगा वो mv/QB हो जाएगा। ठीक है जी, रेडियस ऑफ पाथ mv/ क्या हो जाएगा? QB हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ पाथ mv/QB हो जाएगा, है ना। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पता है? T = 2πr पूरा सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी। r की वैल्यू अगर रख दें, mv/QB भी कट जाएगा। तो 2πm अपॉन क्या? QB। तो इट इज द टाइम पीरियड ऑफ व्हाट? रिवॉल्यूशन। ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t होता है। t की वैल्यू रखिए, तो QB/m हो जाएगा। QB/m हो जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी इतनी हो जाएगी। ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाएगी। ठीक, और लीनियर फ्रीक्वेंसी जो कहते हैं, जिसको न्यू कहते हैं, न्यू की वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होगा, यानी जस्ट उसका उल्टा, यानी QB/2πm। ये हो जाएगा आपका क्या? एक्सप्रेशन। जब कोई चार्ज एट 90 डिग्री एंड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो? इंटर करेगा, तो ये स्टेटस, ये कहानी क्या होगा? फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब केस 2 लेते हैं हम। केस 2 लिया जाए कि केस 2 में क्या होगा?
केस टू थीटा 0 डिग्री, मतलब v पैरेलल टू b, यानी इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन, इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। अगर ऐसा होता है तो इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस होता है, मतलब क्या कि ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा बनाते हैं, परपेंडिकुलर ये है डायरेक्शन इसका, है ना, और इसी डायरेक्शन में ये जो हो रहा है इसी डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे। तो थीटा 0 होने पर साइन थीटा साइन 0 इक्वल टू 0, यानी एक्टिंग लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब इफ द चार्ज इंटर्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी 0 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल हैपन, नो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन इट। उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। और जब उस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो इट विल पास आउट अनडाइवर्टेड, इट विल पास आउट अनडाइवर्टेड, ये अनडाइवर्टेड पास आउट हो जाएगा। ठीक है जी। और अब केस 3 को भी हम लोग देख लें, केस 3 हम लोग देख लें। केस 3 में क्या है, जरा सा गौर कीजिए। पहले हम एक फिगर बनाए हुए थे। अगर ये मान लीजिए कि एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा अगर इंटर करता है, तो मैं बताया भी था कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक जो है सो साइन कंपोनेंट होगा और एक जो है वो कॉस कंपोनेंट होगा। और मैंने ये भी बताया था कि क्या हो, भी साइन थीटा कंपोनेंट पर फोर्स लगेगा, भी कॉस थीटा कंपोनेंट पर नहीं लगेगा। तो यहां पर दो तरह का फोर्स लगेगा। एक तो लगेगा एफ परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग भी साइन कंपोनेंट कह रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, क्यू भी बी कॉस थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और दूसरा पैरेलल कंपोनेंट जो कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर वेलोसिटी इसकी भी, परपेंडिकुलर में साइन थीटा भैया, भी साइन थीटा है, जबकि इसका पैरेलल कंपोनेंट भी कॉस थीटा है। यही बात है ना। तो क्या होगा, कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी कि इस साइन कंपोनेंट के कारण ड्यू टू भी परपेंडिकुलर यानी भी साइन थीटा, द पाथ विल बी सर्कुलर। क्या होगा, सर्कुलर होगा। लेकिन तो ये सर्कल भी होगा, और भी पैरेलल के कारण, भी पैरेलल यानी भी कॉस थीटा के कारण लीनियर मूवमेंट, फोर्स न 0 होगा, लीनियर मूवमेंट। तो एक ही पार्टिकल का दो तरह का वेलोसिटी कैसे हो सकता है एक साथ में, कि सर्कल में घूमे और उसका फॉरवर्ड मूवमेंट भी हो। एक सर्कल में कोई पार्टिकल घूम रहा हो, उसका फॉरवर्ड मूवमेंट भी चालू कर दे, तो क्या हो सकता है, जरा गौर कीजिएगा। ऐसा फॉरवर्डली मूव कर रहा हो तो ये स्प्रिंग टाइप का शेप बना लेगा। यानी कि इसके पास जो शेप बनेगा, हम जरा से फिगर को हम मिटा देते हैं कुछ देर के लिए, है ना, ताकि उसको बनाना होगा। ये इस टाइप का पाथ बनेगा भैया, स्प्रिंग टाइप का, है ना, इस टाइप का पाथ ये बनेगा। ठीक है, ऐसा सर्कल में घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा, ये स्प्रिंग ही हो सकता है। सो पाथ विल बी हेलिकल, पाथ विल बी हेलिकल, पाथ क्या हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड इसमें क्या हो जाएगा, जैसा कि पीछे में देखें 2 पाई और कितना, अरे एक्सप्रेशन तो मिटा दिए थे, खैर मैं देख लेता हूँ ना।
अच्छा नहीं, टाइम पीरियड तो वही होगा 2 पाई m बाई क्यू बी, यही होगा टाइम पीरियड, चूंकि इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करेगा। 2 पाई m बाई क्यू बी इसका आएगा, यही एक्सप्रेशन निकाला था ना हम लोग इसके टाइम पीरियड के लिए। एक सेकंड देख लेते हैं। 2 पाई ओमेगा 1 बाई न्यू भी पैरेलल भी परपेंडिकुलर, एक सेकंड, धूर एम बी बाई क्यू बी, मैं भी कंफ्यूज कर गया, इतना गर्मी है, एम बी बाई क्यू बी है ना, तो टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई भी, तो एम बी बाई क्यू में कट जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है, हाँ सही है। तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड, ओके। अब ये हो जाएगा टाइम पीरियड, करेक्ट, इसका भी एक चक्कर कंप्लीट करने का। तो इसमें एक टर्म लिया जाता है, वो होता है पिच। अब पिच जो लोग नहीं जानते होंगे वो जब समझ ले पिच किसको कहते हैं। एक रोटेशन करते, जैसे कि वो जो हमारा स्क्रू होता है ना, उसके ऊपर जब हम नट को कसते हैं तो ये ऐसे घुमाते सर्कुलर है, लेकिन वो नीचे या ऊपर की तरफ आता है, खोल रहे हो तो भी और नीचे की तरफ जा रहे हो। यहाँ भी वही कहानी है कि घूम रहा है, आगे की तरफ बढ़ सकता है, पीछे की तरफ जा सकता है, पीछे तक ये नहीं आएगा, ये आगे की तरफ जाएगा। लेकिन स्क्रू का जो मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है, नट को जब हम मूव करते हैं तो ऊपर और नीचे की तरफ खिसक सकता है। तो एक चक्कर में जितना वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको कहते हैं पिच, यहाँ लिख भी देते हैं, है ना, लीनियर मूवमेंट इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन। तो वन रोटेशन का टाइम है ये, तो पिच पी की वैल्यू, इसकी जो पैरेलल जो लीनियर मूवमेंट होगा वो किसके कारण होगा, वो v cos थीटा पैरेलल कंपोनेंट के कारण, v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इसका v पैरेलल इसका कितना है, v cos थीटा है, टाइम पीरियड कितना हो रहा है 2 पाई m बाई क्यू बी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई m v cos थीटा बाई क्यू बी, ये बन जाता है इसके लिए पिच का कहानी। हाँ, तो इतनी ज़्यादा गर्मी आप हमारे सर पर देख रहे होंगे, लाइन है नहीं, मैंने स्टार्ट किया लगा कि हो सकता है हम कर लें, लेकिन जब तक लाइन नहीं आता है हम इसको इतना ही बना करके अपलोड कर दे रहे हैं। इसका जो तुरंत है आज ही करेंगे, जब लाइन आ जाए पंखा उनका थोड़ा चलने लगे। ये तो सिर्फ हम रखे हैं कि बोर्ड के ऊपर इन्वर्टर से चल सके, तो अभी हमको रोकना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है जी।